Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the delegated legislation, often called as the engine room of law or engine room of modern governance. Have you ever wondered how governments create thousands of rules without passing a new law in parliament every day? If parliament makes the law, then who decides the detailed regulations that affect our daily lives? The answer lies in a fascinating concept of administrative law known as delegated legislation. So, in today's video, we'll understand that what is delegated legislation, why modern governments are dependent on it, its various forms, doctrine of ultra vires, parliamentary and judicial control on delegated legislation, and landmark cases that have shaped this information area of law. So stay tuned with me till the end to gain a complete understanding on one of the most practical and frequently examined topics in administrative law. Starting with the delegated legislation, understand that we are having three branches in our governance. Three branches are legislative, executive, and judiciary. We already know that task of legislative is to make laws, executive is to implement those laws, and judiciary interprets those laws. So now see legislature. The law making power is with legislature, and legislature means our parliament or our state legislatures. But here we are talking about delegated legislation. Delegated legislation means that when the law is made by a person or authority other than parliament, right? So when this law making power जो कि parliament या फिर state legislature के पास है, इनके अलावा कोई और अथॉरिटी अगर लॉ पास करे, सो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या हम इसको सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं. अब ऐसा होगा कब, ये रीजन हम आगे पढ़ेंगे, बट ये होता किसके साथ है? दिस इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव. ये जो थोड़ी सी पावर्स हैं लॉ बनाने की, जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं. डेलीगेट का मतलब पास ऑन कर रहे हैं टू द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी या टू द अदर अथॉरिटी हु इज प्रेजेंट हियर. एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, बट वाइल इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसे लॉज की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे एक्ट या बिल में वो लूप होल्स होते हैं. सो इन दैट केस पार्लियामेंट ऑथोराइज करती है कि द एग्जीक्यूटिव वाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ कैन मेक लॉज ऑल्सो. तो काम तो लेजिस्लेचर का है लॉ बनाना, बट कभी कभी एग्जीक्यूटिव भी इस लॉ बनाने वाली जो प्रैक्टिस है या जो फंक्शन है इसको परफॉर्म करता है. नाउ सी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या क्या इसका ओवरऑल डेफिनेशन है. दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लॉ मेड बाय अ पर्सन और बॉडी अदर दैन पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तो स्टेट में आ गई, वी आर नॉट गोइंग इनटू यूनियन एंड स्टेट. हम एक सिंगल यूनिट लेके चलते हैं कि अगर हम ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो तीन ब्रांचेस है. तो लेजिस्लेचर में जो मेजर है दैट इज पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के अलावा अगर कोई लॉ बना रहा है तो दैट मीन्स कि वो उसको डेलीगेशन में पावर मिली है थ्रू पार्लियामेंट. ऑपरेटिंग अंडर द अथॉरिटी ग्रांटेड बाय पेरेंट और इनेबलिंग एक्ट. दिस मीन्स कि पेरेंट एक्ट मतलब एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है, या वो एक कह लो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना. बट वहीं पे पार्लियामेंट ने क्या किया है, उसे अथॉरिटी दे दी है कि नाउ यू विल मेक द लॉ. तो आप लॉ बनाओगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे या इस पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे. अब ये चीज़ पार्लियामेंट हवा में नहीं कहती है, ये चीज़ पार्लियामेंट ऐसे ओरली नहीं कहती है, ये चीज़ एक्ट में मेंशन होती है एंड दैट एक्ट इज कॉल्ड एज पेरेंट एक्ट. मतलब जिस भी ऑपरेशन, जिस भी एक्ट के अंडर वो अथॉरिटी ऑपरेट कर रही है, वो अथॉरिटी जिस भी एक्ट से इस्टेब्लिश हुई है प्लस जिस एक्ट ने उसको डेलीगेशन दिया है पार्लियामेंट के अलावा जो वो लॉज बनाएगी उसकी अथॉरिटी दी है, दैट इज कॉल्ड एज पेरेंट एक्ट एंड सेकेंड नेम इज इनेबलिंग एक्ट. यानी पहला जो एक्ट है, ये जो पेरेंट एक्ट है, दिस इज पास्ड बाय पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होगा.
पार्लियामेंट ने पास किया है, फर्स्ट इट विल पास पेरेंट एक्ट, तब वो इस पेरेंट एक्ट के थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में किसी दूसरी अथॉरिटी को पावर देगा टू मेक द डिटेल्ड रूल्स। इसीलिए हम इसे सबऑर्डिनेट या फिर सेकेंडरी लेजिस्लेशन कहते हैं, सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट, क्योंकि पहला जो बन गया दैट इज पेरेंट एक्ट, वो तो पार्लियामेंट ने ही बनाया क्योंकि उसका काम ही लॉ बनाना है। यहाँ इसी पेरेंट एक्ट में डेलीगेट कर दी हैं पावर्स की, आप और ज़्यादा डिटेल में जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाओगे तो हो सकता है आपको और ज़्यादा डिटेल्ड रूल्स की ज़रूरत पड़े, तो उन डिटेल्ड रूल्स को बनाने के लिए पावर डेलीगेट कर दी टू द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर दी, यानी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काम करेगी डिफाइंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में। डिफाइंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब लिमिट इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट एक्ट ओनली, कि आप किस पर्टिकुलर चीज में लॉ बना सकते हो, राइट। तो यानी आपकी जो पावर हैं दोज आर लिमिटेड, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री हो गए हो, अब जो भी पावर बनानी, जो भी लॉ बनाना है वो एग्जीक्यूटिव ही बनाएगा, नो। डेलीगेटेड मीन्स इट इज़ वेरी लिमिटेड। वो जो पावर है उस पावर में रेस्ट्रिक्शन है, जितना कहा गया है बस उतने पार्ट पे ही आप लॉ बना सकते हो। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, allowing detailed rules to be created without burdening parliament with every technical provision। होता क्या है कि एक एक्ट में बहुत सारे लेजिस्लेशंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, राइट। तो उन प्रोविजंस में जब उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, कई बार इम्प्लीमेंटेशन में पता चलता है कि ये यहाँ पे इनकम्प्लीट लग रहा है, देयर इज अ लूप होल इन दैट। तो अब उस लूप होल के लिए अब दोबारा से पार्लियामेंट में, ऐसा तो नहीं हर रोज वो एक ही टॉपिक पे डिस्कशन होता रहेगा और बार बार हम एक ही एक्ट को और रिफाइन करते रहेंगे, और अगर इतना ज़्यादा रिफाइन करेंगे तो एक्ट कितना लेंदी हो जाएगा। सो इन दैट केस जो लूप होल्स रह जाते हैं उसमें एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी जाती है कि वाइल इम्प्लीमेंटिंग यू हैव द पावर ऑफ डेलीगेशन, और यहाँ पे यू कैन मेक द लॉज इफ यू आर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर लॉ इन द सोसाइटी, इन द कंट्री। सो यू कैन मेक द डिटेल्ड रूल्स, जिससे कि वो जो लॉ कहना चाह रहा है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए। आई होप द बेसिक डेफिनेशन यू आर क्लियर अबाउट कि किस तरह से की जाती है। नाउ सी इसके की फीचर्स समझो। की फीचर्स में मेड बाय अथॉरिटीज अदर दैन पार्लियामेंट। अच्छा, अथॉरिटीज अदर दैन कौन होंगी एग्जीक्यूटिव में? एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स योर मिनिस्टर्स, इंक्लूड्स योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंक्लूड्स योर लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल्सो योर रेगुलेटरी एजेंसीज। तो ये सारी जो भी आपकी अथॉरिटीज हैं, इन लोगों को पावर दी जा सकती है अदर दैन पार्लियामेंट। पेरेंट एक्ट यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट पहले पार्लियामेंट पेरेंट एक्ट को पास करेगा। पेरेंट मतलब कि एक ऐसा एक्ट है जिससे कुछ स्टैब्लिश हो रहा है, तो अथॉरिटी इज बीइंग स्टैब्लिश्ड, और उसी अथॉरिटी को कितनी पावर देनी है ये भी पेरेंट एक्ट बताएगा टू मेक द डिटेल्ड रूल्स। सेकेंडरी लेजिस्लेशन क्योंकि डिराइव की जाती है अथॉरिटी फ्रॉम प्राइमरी लेजिस्लेशन। यहाँ पे देखो पेरेंट एक्ट को हम बोलेंगे दैट इट इज अ प्राइमरी लेजिस्लेशन, और प्राइमरी लेजिस्लेशन से जो अब दूसरा लॉ आ रहा है दैट इज सेकेंडरी लेजिस्लेशन, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसका काम है इम्प्लीमेंट कराना उन पॉलिसीज को। इसका ऐसे एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो कोई एक मोटर व्हीकल एक्ट है, एमवी एक्ट। एमवी एक्ट सुना होगा, डॉट्स के साथ पढ़ते हो, मोटर व्हीकल एक्ट है। उसमें एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो देखो पेरेंट एक्ट ने बता दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए मोटर व्हीकल एक्ट में, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट अगर व्हीकल को हमें रोड पे लाना है, या इसका एक प्रॉपर एक फ्रेम सेट कर दिया, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि जब आप इसको अप्लाई करोगे तो इसके जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी व्हीकल का जो लोगों की व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है, प्लस जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो रूल्स हैं उसको आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो। आप खुद भी फ्रेम करने का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, नाउ दैट एग्जीक्यूटिव बॉडी विल ट्राई to make those rules more consistent with that parent act and more detailed in nature, जिससे कि जो भी प्रोसीजरल या जो कह लो प्रोसेस में जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम ईजी हो जाएगा। सो दैट थिंग इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे समझो एक और चीज़, आई गिव यू द एग्जाम्पल कि अगर पेरेंट एक्ट समझो कि स्केलेटन है, स्केलेटन यू अंडरस्टैंड, एंड
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज द फ्लैश मसल्स जो कि इस स्केलेटन को फंक्शनल करता है, राइट। फ्लैश मसल्स ऐड कर दो उसी स्केलेटन में तो कह लो कि एक ऐसा बॉडी फॉर्म हो जाएगा विच इज नाउ फंक्शनल इन नेचर। तो काम ऐसा नहीं है, स्केलेटन का काम नहीं, स्केलेटन तो बेसिक एक फ्रेमवर्क ही वही सेट कर रहा है स्केलेटन, बट आप एडिशन कर रहे हो बाय डूइंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आते हैं कि हम पावर्स को डेलीगेट करते क्यों है, रीजन क्या है पावर को डेलीगेट करने का। सो इन मॉडर्न सिस्टम, इन मॉडर्न गवर्नेंस, पार्लियामेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक चीज उन लॉज में मेंशन कर पाए या हर एक डिटेल उस एक्ट में मेंशन हो। तो डेलीगेशन इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी और एक स्ट्रक्चरल फीचर भी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऐड होगा। अब क्यों होता है, सी लैक ऑफ पार्लियामेंट्री टाइम। अगर मॉडर्न गवर्नमेंट है उसको हजार टेक्निकल इश्यूज के बारे में डिस्कस करना होगा। अब पार्लियामेंट को अगर इतना ज़्यादा एक एक चीज़ पे अगर डिटेल में बात होगी पार्लियामेंट में तो इतना टाइम नहीं होता है, बिकॉज देयर आर टू मेनी डिटेल्स। और इस चीज़ को अगर हम डिबेट करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे लैक ऑफ हो जाएंगे। तो पार्लियामेंट करती क्या है, ब्रॉड पॉलिसीज पे डिस्कशन करती है रैदर दैन द टेक्निकल इश्यूज। तो इसीलिए एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो पार्लियामेंट को डिस्कशन करना है ऑन एवरी रेलवे टाइम टेबल और ट्रैफिक रेगुलेशन। तो यहाँ पे अगर छोटी छोटी चीज़ रेलवे के टाइम टेबल पे अगर पार्लियामेंट डिस्कस करेगी या ट्रैफिक रेगुलेशन पे अगर पार्लियामेंट डिस्कस करेगी तो जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर लेजिस्लेटिव काम उसको करना है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ये रेलवे वाली चीज़ तो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उसने एक मेजर एक्ट बना दिया कि दिस इज द पेरेंट एक्ट, उसमें उसने एक अथॉरिटी बना दी, फिर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी दैट यू मेक द लॉज ऑन दिस थिंग। आप चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन पे एग्जांपल ले लो या चाहे आप रेलवे के टाइम टेबल या उसके सिस्टम पे एग्जांपल ले लो। दैट मीन्स कि पार्लियामेंट हर चीज़ का डिस्कशन नहीं कर सकती, बीच के लूप होल्स में इट नीड्स की कोई अथॉरिटी हो जो उसकी जगह पे लॉ बना ले फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वो चेंज भी हो सकता है। तो लैक ऑफ पार्लियामेंट्री टाइम इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डेलीगेशन। इसीलिए पार्लियामेंट अपना ये जो पावर है ये किसी और को दे देती है, टू द अनदर अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है नीड फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं विच आर साइंटिफिक इन नेचर एंड दे नीड टेक्निकल नॉलेज। तो इन डिटरमाइनिंग दैट एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें स्पेशलिस्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है और पार्लियामेंट के पास ये नॉलेज नहीं होती है। तो दिस मीन्स कि अगर जैसे एक एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चरल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेफ पेस्टिसाइड का लेवल सेट करना है तो ये साइंटिस्ट को ज़्यादा पता होगा रैदर दैन द पॉलिटिशियंस। तो पार्लियामेंट ये पॉलिसी सेट कर सकती है दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, बट एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्ट पेस्टिसाइड क्वांटिटी इज सेफ। तो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कि अगर हम पार्लियामेंट को ये काम देंगे तो वो जनरलाइज्ड होगा, दे डोंट नो द टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट नॉलेज। बट वहीं पे अगर हम सेम उस अथॉरिटी को जो इन्हीं चीज़ों में डील कर रही है अगर हम उसको ये चीज़ देंगे तो नाउ एक्सपर्ट्स विल डिसाइड कि हम कितना किस रूल्स में हम कितना स्टैंडर्ड सेट कर दें तो वो स्टैंडर्ड विल बी सेफ। तो ये एक्सपर्ट के थ्रू लॉ बनाया जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ proper law which can be which is having the knowledge which is required in that field. नेक्स्ट आता है इमरजेंसी रिस्पांस। इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट कई बार क्विकली इमरजेंसीज में रिएक्ट कर पाएगी रैदर दैन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या है, पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ में इमरजेंसी रिस्पांस या तुरंत ही एक्शन, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो गवर्नमेंट इज द वन जो वहाँ पे रैपिडली एक्शंस को ले सकती है। एग्जाम्पल ले लो कोविड-19। कोविड-19 में जो हेल्थ रेगुलेशंस आए थे रिगार्डिंग कि क्वारंटीन कितने दिन का होना है, मास्क लगाना है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आए थे। यहाँ पे पार्लियामेंट बैठ के लॉ पास नहीं कर रही थी कि कोविड-19 में हमें क्या क्या करना चाहिए, चलो डिस्कस करते हैं या डिबेट करते हैं। तो यहाँ पे फास्टर जहाँ पे रिस्पॉन्स की ज़रूरत है कुछ अर्जेंट सिचुएशंस में, तो गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन क्विकली। नाउ फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर आप रूल्स के थ्रू
अगर आप रूल्स बना रहे हो और वो गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच बना रही है तो उसको अमेंड करना ईजी है। आपको अमेंडमेंट नहीं पास कराना पड़ेगा, आपको एक्ट नहीं पास कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन होते हैं वो आराम से अपडेटेड किए जा सकते हैं रेदर दैन द प्रिलिमिनरी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस इज वेरी लेंदी, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा अगेन की। अब इसमें अगेन डिस्कशंस होंगे, नया एक्ट आएगा, नए रूल्स ऐड होंगे, तो पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी ओवरवेल्ड। तो अगर मान लो एक एग्जांपल ले लो कि एक एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसको अपडेट करना है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को आराम से कर लेगी क्योंकि उसके खुद के रेगुलेशंस है, सेकेंडरी रेगुलेशंस है, वो चेंज कर देगी। मगर अगर मान लो ये डेलीगेटेड नहीं होता, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया होता, तो अब अगर इस एमिशन के स्टैंडर्ड्स को चेंज करना है तो पार्लियामेंट में वही काम बहुत लेंथी होगा, स्लो होगा, इनफेक्टिव होगा। तो जब तक वो एक्ट आ पाएगा तब तक बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इन दैट केस जो गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट हो रही होती है, जो जिसको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना है, उसी को पावर दे देते हैं कि अपनी इमरजेंसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को अप्लाई कराओ और फास्टर कर पाएगी एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट। मूविंग अहेड विद एनाटमी ऑफ अथॉरिटी। एनाटमी ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है और व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। हम पहले वाली स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं कि पेरेंट एक्ट से इसकी अथॉरिटी मिलेगी क्योंकि पेरेंट एक्ट इज क्रिएटिंग द फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क इज सेट बाय पेरेंट एक्ट, और पेरेंट एक्ट ही बताएगा कि कितनी पावर है आपको लॉज बनाने की या कितना डेलीगेशन आपको पावर का दिया गया है। तो जो भी पावर मिल रही है उसका लिमिट क्या है ये भी पेरेंट एक्ट बता देगा। सेकेंडरी लेजिस्लेशन मतलब कि अगर मान लो एक लिमिट सेट है कि दैट यू कैन मेक लॉज विद इन दिस लिमिट, तो सेकेंडरी लेजिस्लेशन आपको पावर देगा, उस अथॉरिटी को पावर देगा दैट यू कैन मेक द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स दैट गिव इफेक्ट टू द फ्रेमवर्क। एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये जो पेरेंट एक्ट हो गया हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसने बहुत सारी पावर्स दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने पावर दी है कि अगर पोल्यूशन हो रहा है तो यू कैन मेक द पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स। तो नाउ अब जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स बनाएगी दैट इज सेकेंडरी लेजिस्लेशन, ये इम्प्लीमेंट करवा रही है। और कहाँ से पावर कौन दे रहा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। कितनी पावर दी है कि सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स पे ही लॉज बनाने हैं। दैट मीन्स कि मैक्सिमम अब इसमें क्या कर सकती है, डिटेल प्रोसीजर रेगुलेशन बताएगी, जैसे एग्जांपल रूल्स बता देगी कि मैक्सिमम परमिसिबल पोल्यूशन लेवल क्या है, अगर इसके ऊपर जाते हो तो यू विल बी पनिश्ड। अब पनिशमेंट कहाँ से आ रहा है, वो इधर से ही आएगा एक्ट से, उसका पावर इन्हें नहीं दिया गया है और इनके पास है भी नहीं क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का काम है, ये जुडिशरी का काम है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव वो क्या करेगी, सिर्फ लॉज में एडिशन कर सकती है बाय मेकिंग दोज लॉज मोर कंसाइज्ड, मोर डिटेल्ड, जिससे कि उस चीज़ को अप्लाई करा जा सके। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मीन्स दिस इज द लिमिट सेट बाय द पेरेंट एक्ट कि आपको इसी में लॉज बनाने हैं, एंड व्हेन यू एक्ट बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू यू, बियॉन्ड द पावर्स जाके कोई भी अगर एक्शन होगा इट इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर्स। तो जब भी कोई लेजिस्लेशन विच इज एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ पेरेंट एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स, यानी बिफोर बियॉन्ड द पावर ग्रांटेड, तो ये इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि आपने अपनी लिमिट से बाहर जाके किसी चीज़ को परफॉर्म किया है। डेलीगेटेड अथॉरिटी में जितनी पावर है सिर्फ उसको ही परफॉर्म करना है, अगर उसके बाहर आप चले गए विच इज एक्सीडिंग द पावर ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट, दैट मीन्स द रूल बिकम्स इनवैलिड। ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसको बोला गया दैट यू कैन मेक द लॉज रेगुलेटिंग द व्हीकल सेफ्टी। अब उसने क्या किया कि ही ट्राइड टू इम्पोज अ न्यू इनकम टैक्स। तो अब क्या इनकम टैक्स ऑन दोज व्हीकल इज द पावर ऑफ मिनिस्टर? नो, ही कैन नॉट मेक एनी रूल इम्पोजिंग अ न्यू इनकम टैक्स बिकॉज टैक्सेशन को कभी डेलीगेट किया ही नहीं गया। डेलीगेशन क्या था, व्हीकल सेफ्टी को लेके रूल्स बनाने हैं, एंड ही वाज मेकिंग रूल्स ऑन न्यू इनकम टैक्स ऑन दिस व्हीकल सेफ्टी। सो नाउ सी दिस इज अल्ट्रा वायर्स, आपकी पावर के बियॉन्ड जा रहा है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एक्ट एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशन इज हायरार्किकल। बिल्कुल सही, जैसे पेरेंट एक्ट और पेरेंट एक्ट के नीचे आएगा सेकेंडरी लेजिस्लेशन, दैट इज कि हायरार्की फॉर्म कर रहा है, और इस सेकेंडरी लेजिस्लेशन को जो अथॉरिटी है वो ऊपर वाले से मिली है, दैट मीन्स द फ्रॉम द पेरेंट एक्ट।
तो 4 स्टेप का प्रोसेस है इस चीज़ को। सी हम 4 स्टेप प्रोसेस में कैसे देखेंगे, पहले तो ग्रांट ऑफ पावर जो पेरेंट एक्ट से मिली है, पेरेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास्ड है, और अथॉरिटी किसी मिनिस्टर या फिर किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को दी गई है। एक्सरसाइज ऑफ पावर मतलब उस पावर को यूज करते हुए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो सेकेंडरी लेजिस्लेशन बना है विद इन द बाउंड्रीज सेट बाय पेरेंट एक्ट, यानी लिमिट के ही अंदर, लिमिट वाला जो सर्कल है उसके अंडर में ही लॉ बनाया गया है। स्कोप चेक मतलब यहाँ पे कोर्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं दैट वेदर द पावर्स वर एक्सीडेड और नॉट। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स चेक किया जा सकता है, अगर अल्ट्रा वायर्स निकलता है तो आपकी लॉस कंप्लीटली वॉइड है, इनका कोई लेना देना नहीं है। नाउ रियल एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल क्या है, डेंजरस डॉग्स एक्ट 1991, इसमें होम सेक्रेटरी को अलाउ किया गया था टू आइडेंटिफाई एडिशनल डेंजरस डॉग ब्रीड्स थ्रू स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो अब ये क्या है, एक तरह का एग्जाम्पल है कि हम इन चीज़ों को जब अप्लाई कर रहे हैं तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अ काइंड ऑफ थिंग इज मेंशन्ड हियर कि आप न्यू ब्रीड्स को थ्रू स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। दिस मीन्स कि एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन है, और इस इम्प्लीमेंटेशन में यू आर एडिंग समथिंग, तो यू आर विद इन द लिमिट, जितना आपको पावर दिया गया आप उतने में ही परफॉर्म कर रहे हो। तो इट इज़ अ प्राइमरी लीगल कंस्ट्रेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर एंड इंश्योरिंग दैट डेलीगेट्स डू नॉट एक्सीड देयर मैंडेट। अगेन ये इस लिमिट के बाहर ना जाए, रीज़न क्या होता है, मिस यूज़ या फिर आर्बिट्रेशन ना हो, आर्बिट्रेरी पावर्स का यूज़ ना किया जाए, उसका मिस यूज़ ना किया जाए, इसीलिए अ काइंड ऑफ चेक इज अप्लाइड कि अल्ट्रा वायर्स नहीं जाना चाहिए, जितना काम का है बस उतना ही काम करना है। मूविंग फॉरवर्ड, कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी लॉ। कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी लॉ में आता है, पहला तो हो गया आपका स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, ये इंस्ट्रूमेंट्स मिनिस्टर्स इशू करते हैं, दीज आर इशूड बाय मिनिस्टर्स एंड दीज आर वेरी फ्रीक्वेंट। ये मिनिस्टर्स इसलिए इशू करते हैं टू इम्प्लीमेंट द एक्ट्स विच आर मेड बाय नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय मिनिस्टर। एंड ये होगा क्यों, जो भी एक्ट्स लिखे हुए हैं इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती हैं, जैसे रूल्स अंडर टैक्सेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट लॉज हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन इशूड बाय मिनिस्ट्रीज जो होते हैं वो भी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। नेक्स्ट होता है बाय लॉज। बाय लॉज मतलब वो लॉज जो लोकल अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं, लोकल रूल्स क्रिएटेड बाय अथॉरिटीज़, और ये रीजन, ये इनका जो रीजन होगा दैट इज जोग्राफिक एरियाज जहाँ पे वो लोकल अथॉरिटीज़ का पावर है, या लोकल काउंसिल या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज जिनका एरिया सेट है, जैसे म्यूनिसिपल रेगुलेशंस, दोज आर कंसर्न्ड अबाउट द पार्किंग, द मार्केट्स, द पब्लिक सैनिटेशन। तो यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो स्ट्रीट वेंडिंग पे रोक लगा सकती है इन सर्टेन एरियाज थ्रू अ बाय लॉ। तो बाय लॉ में वो क्या कर रही है कि अब उसके पास जो उसको पावर्स मिली है वो तो पेरेंट एक्ट से मिली है, बट वहाँ पे उनका एक लिमिट क्या है कि यू कैन वाइल इम्प्लीमेंटिंग आप अपने एरिया की चीज़ें देख सकते हो, अपने एरिया को मैनेज कर सकते हो। तो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसने क्या किया, स्ट्रीट वेंडिंग को रोक दिया कुछ एरियाज में बाया बाय लॉ, तो जो वो लॉ पास करेगा उसको हम बाय लॉ बोलेंगे। एंड थर्ड इज ऑर्डर्स इन काउंसिल। ऑर्डर्स इन काउंसिल मतलब जो इमरजेंसीज में यूज किया जाए, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में या फिर मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस में यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर्स इन काउंसिल। अब ऑफ कोर्स ये इमरजेंसी रेगुलेशंस ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस में यूज होता था, और ये प्रीवी काउंसिल, बहुत पहले की बात है कि प्रीवी काउंसिल के थ्रू लेके आया गया था। तो इमरजेंसी रेगुलेशंस हैं, अगर नेशनल क्राइसिस है तो वहाँ पे गवर्नमेंट इन चीज़ों पे रूल्स बना सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल द वॉच डॉग्स। अब ये आपने अपनी पावर यानी पार्लियामेंट की पावर चली गई किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के पास, तो नाउ पार्लियामेंट कैन ऑलवेज कीप एन आई ऑन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमेशा कंट्रोल्ड होता है टू प्रिवेंट द अब्यूज, और पार्लियामेंट हमेशा अपनी ओवरसाइट रखती है ऑन दिस अथॉरिटी जिसको उसने ये पावर दी है। अब ये किस तरह से रखेगी, ये कह लो इट्स अ काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, जहाँ पे वो कंट्रोल करती है बॉडी को टू डू नॉट मिस यूज द पावर और डू नॉट गो अल्ट्रा वायर्स। क्या क्या लेयर्स है कंट्रोल की, स्क्रूटनी कमिटीज। स्क्रूटनी कमिटीज मतलब दे एग्जामिन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इनका काम क्या होगा, कमिटी सेट हो गई, दे विल डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड, दे विल चेक द लीगैलिटी वेदर इट इज लीगल और नॉट, एंड एग्जामिन वेदर द पावर्स आर एक्सीडेड और नॉट, क्या अल्ट्रा वायर्स तो नहीं हुआ था, इन सारी चीज़ों को ये चेक करती है।
जैसे कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये हमेशा चेक लगाती रहती है, जो भी लॉज है उनको रिव्यू करेगी, चेक करेगी कोई डिफेक्ट तो नहीं है या फिर लीगल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे चेक लगाने का काम होगा स्क्रूटनी कमिटी। स्क्रूटनी बाय वर्ड यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अप्लाइंग, इट इज चेकिंग समथिंग। तो यहाँ चेक क्या कर रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सेकेंड आता है पॉजिटिव रेजोल्यूशन। पॉजिटिव रेजोल्यूशन को हम एफर्मेटिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव रेजोल्यूशन मतलब जहाँ पे कुछ रूल्स इफेक्टिव होंगे ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो बना तो दिए गए हैं बट वहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो उसको अप्रूवल देगी, तब जाके वो जो रूल्स हैं वो लागू किए जाएंगे। तो कुछ ऐसे मेजर पॉलिसी चेंजेस होते हैं जहाँ पे डिबेट्स और वोटिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एक्टिव वोट और वोट फॉर अप्रूवल लगता है पार्लियामेंट का, एंड इट इज़ रिजर्व फॉर कंट्रोवर्शियल एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज। कुछ ऐसे मेजर इश्यूज होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट का जो आंसर है दैट इज नीडेड, तो एफर्मेशन होगा तभी ये जो लॉज है ये आगे जाके परफॉर्म करे जा सकते हैं। थर्ड आता है नेगेटिव रेजोल्यूशन। नेगेटिव मतलब कि रूल्स ऑटोमेटिकली लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा अगर पार्लियामेंट ने विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑब्जेक्ट नहीं किया है। तो अगर मान लो 40 डेज का टाइम पीरियड था और पार्लियामेंट ने उस चीज़ पे कोई भी वोट नहीं किया, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो 40 डेज बाद डिफॉल्ट प्रोसीजर है कि 40 डेज बाद जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली लॉ लॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव रेजोल्यूशन होता है कि पार्लियामेंट का एक कह लो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है कि पार्लियामेंट अगर ऑब्जेक्ट नहीं कर रही विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड दैट रूल्स विल बी बिकम अ लॉ ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट आता है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज मीन्स रूल्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड अनलेस रिन्यू। जैसे एग्जाम्पल कोविड रेगुलेशंस मान लो, कोविड रेगुलेशंस में जो भी सिस्टम था मास्क का, आपकी क्वारंटीन का, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया जैसी फिक्स्ड पीरियड या सिचुएशन थी वो ख़त्म हुई, तो ये जो कोविड रेगुलेशंस थे वो भी ख़त्म हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड रेगुलेशंस अब कंटिन्यू चलते रहेंगे, इनडेफिनेटली चलते रहेंगे, नहीं। सम इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपायर ऑटोमेटिकली अनलेस रिन्यू। तो कोविड रेगुलेशंस को रिन्यू नहीं किया गया, ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली सनसेट क्लॉज मतलब सनसेट हो गया यानी डूब गया, तो वो जो रेगुलेशंस है वो भी डूब गए, अब उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वी डोंट नीड दैट। तो इसीलिए हमने रिन्यू नहीं किया है क्योंकि वी आर नॉट इन द नीड ऑफ द सेम। नेक्स्ट आता है जुडिशियल सेफगार्ड्स। नाउ देयर आर सर्टन अनदर चेक विच इज अप्लाइड बाय जुडिशरी। अब देखो, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। हमने लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर करी, तो यहाँ मेजर पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास टू मेक द लॉ। अब एक चेक लगा रहा है लेजिस्लेचर बाय पार्लियामेंट्री कंट्रोल और दूसरा लगा रहा है जुडिशरी, तो दोनों बॉडीज चेक अप्लाई करती हैं। अब चेक किस तरह से अप्लाई होगा, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू अप्लाई करेगी। एनी अफेक्टेड पर्सन, देखो कोर्ट्स आर ऑलवेज एज द फाइनल गार्जियंस ऑफ लीगैलिटी, तो कोर्ट्स आर द फाइनल चेक। एनी अफेक्टेड पर्सन चैलेंज कर सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को थ्रू जुडिशियल रिव्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट हमेशा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक करेगी दैट वेदर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज विद इन द बाउंड ऑफ दैट अथॉरिटी विच वाज गिवन और नॉट। तो वो पेरेंट एक्ट के थ्रू जो उसको अथॉरिटी मिली है उसके थ्रू चेक करेगा कि तुम उसी में परफॉर्म कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई पर्सन उसको लगता है कि उस पर्सन का, अगर मान लो दैट पर्सन इज, कोई भी अफेक्टेड पर्सन है, तो वो चैलेंज कर सकता है दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज नॉट प्रॉपर और ये अल्ट्रा वायर्स गया। नाउ कोर्ट्स के पास जाएगा दैट प्लीज चेक दैट। नाउ अगर पता चल जाता है दैट दिस इज अल्ट्रा वायर्स, तो उसको इनवैलिड कर देंगे और अब उस पर्टिकुलर लॉ का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो, दो तरह के अल्ट्रा वायर्स होते हैं, पहला होता है प्रोसीजरल एंड नेक्स्ट इज सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर्स में जब प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया जाए तो वो प्रोसीजरल है। एग्जाम्पल, लॉ क्रिएटेड विदाउट फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसेस, कि आपने कंसल्टेशन करनी थी, आपने कंसल्टेशन नहीं करी, दैट मीन्स कि आपने प्रोसीजर में गलती कर दी। आप जैसे मान लो 6 स्टेप्स है, आपने एक स्टेप स्किप कर दिया, आपने 5 स्टेप्स में कंप्लीट कर दिया, तो दिस इज प्रोसीजरल। अगर एक स्टैचूट है जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है बिफोर मेकिंग एनी रेगुलेशन, बट गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस को इशू कर दिया विदाउट कंसल्टेशन, तो वहाँ पे भी वो रेगुलेशन इनवैलिड होगा बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। आपने अपनी लिमिट से अगेन क्रॉस किया है, आपको पूछना था पब्लिक से बट आपने पब्लिक कंसल्टेशन नहीं ली, दैट मीन्स अगेन अल्ट्रा वायर्स। सब्सटैंटिव होता है विच इज फॉलिंग आउटसाइड द पावर्स ग्रांटेड बाय पेरेंट एक्ट, जहाँ पे आप एक्सीड कर जाओ। सब्सटैंटिव मतलब जो लॉ में मेंशन्ड है, जब कोई अथॉरिटी
डेलीगेटेड पावर्स को एक्सीड कर जाए वो सब्सटैंटिव होगी। जैसे हेल्थ अथॉरिटी को ऑथोराइज किया गया कि आप हॉस्पिटल्स में जो जो आप मान लो, जो हेल्थ अथॉरिटी है उसको बोला गया कि आपको मैनेज करना है हॉस्पिटल्स, बट वहाँ पे वो करने क्या लगी कि क्रिमिनल पेनल्टीज को भी इम्पोज करने लगी। तो क्या क्रिमिनल पेनल्टीज को इम्पोज करना पेरेंट एक्ट ने बोला था? नो। सो दैट मीन्स कि जो भी एक्ट में मेंशन्ड है दैट यू हैव टू डू दिस 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 थिंग, एक लिस्ट मेंशन्ड है, उस लिस्ट के बाहर अगर आप अपनी लिमिट से बाहर जाके अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो दैट मीन्स इट इज सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायर्स, जो कि पेरेंट एक्ट में मेंशन नहीं था। कॉन्सिक्वेंसेज इस चीज़ के क्या होते हैं कि अगर पता चल जाता है कि अल्ट्रा वायर्स है तो दिस इज हैविंग अल्ट्रा वायर्स एज वॉइड, और इसका किसी भी तरह का लीगल इफेक्ट नहीं होता है, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। स्टैंडिंग क्या होगी, जिस वर्ड को हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मतलब कि जो भी पर्सन इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेके कोर्ट में जा रहा है दैट पर्सन शुड बी हैविंग द सफिशिएंट इंटरेस्ट, तभी वो इस रेगुलेशन को चैलेंज कर सकता है। जैसे इन्वायरमेंट रेगुलेशन को अगर चैलेंज करना है तो वो लोग जो उस पॉल्यूशन से अफेक्टेड है, जो रेजिडेंट्स हैं, दोज ओनली कैन गो टू द कोर्ट एंड मे ब्रिंग द सूट फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायर्स अगर जा रहा है तो पर्सन विच आर हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन गो टू द कोर्ट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लेजिस्लेटिव, जो अभी लेजिस्लेटिव हो गया चेक, पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब। नेक्स्ट हो गया आपका जुडिशरी का चेक। नेक्स्ट आता है आपका लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स। लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स में देखो, अब ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी इज अप्लाइंग द चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर टू मेक लॉज, राइट। तो यहाँ पे जो जुडिशियल डिसीजंस हैं वो भी कुछ प्रिंसिपल्स को स्टैब्लिश करते हैं, कुछ ऐसे गवर्निंग रूल्स हैं बाय डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो ग्रो करे हैं। तो ये जो एवोल्यूशन है ये कहाँ से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी से क्या हुआ, सबसे पहले एक केस आया जिसका नाम है एजी बेंडल वर्सेस एजी फेडरेशन, 1981 का केस है। यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को बोला गया दैट इट मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है एंड इट इज लैकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रिमेटर दैट इज नल एंड वॉइड। यानी ये केसेस बताते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट ऑलवेज डेराइव अथॉरिटी फ्रॉम अ वैलिड पेरेंट लॉ, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रिमेटर। नाउ सी, अगर वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या तो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अथॉरिटी मिली होगी या किसी दूसरे पेरेंट एक्ट से मिली होगी, तो दोनों केसेस में ही बैक्ड बाय दैट लॉ होना चाहिए, बैक्ड बाय एनी अथॉरिटी होना चाहिए। नो अथॉरिटी कैन क्रिएट एनी वैलिड लॉ विदाउट लीगल ऑथराइजेशन। अगर उसको पेरेंट एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से लीगल ऑथराइजेशन नहीं है तो वो लॉ प्रॉपर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसी में आता है एनएनपीसी वर्सेस फार्मफा ऑयल लिमिटेड, 2012 का केस है। इसमें आया दैट सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट इज वॉइड। इसको बहुत सिंपल तरह से समझो, जैसे पेरेंट एक्ट है, ये हो गया आपका मास्टर पेरेंट एक्ट, एंड देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये हो गया आपका सर्वेंट। अब एग्जैक्टली ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, बट दिस मीन्स कि मास्टर जो काम कर रहा है, सर्वेंट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद द मास्टर। तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए मास्टर को, जैसा मास्टर कह रहा है वैसे ही बस करना है। तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट इज वॉइड। अगर सेकेंडरी लेजिस्लेशन अपने पेरेंट एक्ट के ही कंसिस्टेंसी में नहीं है, उसके पैरेलल नहीं जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो अगर अगेंस्ट जा रहा होता है तो दैट मीन्स कि वो प्रॉपर नहीं है, इट इज वॉइड इन नेचर। तो इट शुड ऑलवेज येल्ड टू द सुपीरियर एक्ट, वो उसके आगे का लॉ होना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट का लॉ। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द बैलेंसिंग एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। एफिशिएंसी और कंट्रोल कैसे मैनेज होगा, बाय सीइंग द सेंट्रल चैलेंज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सेंट्रल चैलेंज क्या है, बहुत ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव ओवर रीच को क्रिएट कर देगा, रिस्क होगा, अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स भी इफेक्टिवली लॉज को बना पाएंगे। अनइलेक्टेड मतलब वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि वो अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स भी इफेक्टिवली लॉज को बना पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है टेंशंस। टेंशंस मीन्स दैट सी मॉडर्न गवर्नेंस है, इट रिक्वायर्स कि डेलीगेशन ज़रूरी हो, बट इतना भी डेलीगेशन ना हो कि ओवर रीच हो जाए पावर्स का, बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जाए एग्जीक्यूटिव को, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ मेकिंग पावर है जो लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए वो मिनिस्टर्स के पास चली जाए। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए
थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ द रियलिटी मीन्स मॉडर्न गवर्नेंस में ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। कई बार पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, रैपिड चेंज हो रही है, एआई रेगुलेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ पे क्या है, हमें कई बार लॉस की ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे देखो इफेक्टिव गवर्नेंस है तो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना है। बट कई बार क्या है, ये जो पब्लिक हेल्थ से लेके टेक्नोलॉजिकल रेगुलेशंस है इन पे अप्लाई करेगा। बट वी नीड द सेफ गार्ड। सेफ गार्ड कैसे होना चाहिए? देयर आर थ्री थिंग्स। पहला हो गया पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू एंड अल्ट्रा वायर्स डॉक्ट्रिन। ये तीन लेयर क्रिएट होती है विच इज काइंड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटेबिलिटी, कि अगर आपने डेलीगेशन किया है या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना है तो उसको चेक कैसे करोगे दैट वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इट इज लाइक अ पावरफुल कार, तो स्पीड इज इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स आर एसेंशियल। तो पार्लियामेंट्री और जुडिशियल कंट्रोल क्या है, उसके ब्रेक हैं कि आपको स्पीड तो दे दी कि हाँ इतना इतना ऐसे चलानी है कार को, आपको डिवाइस भी दे दिया, आपको वो व्हीकल भी दे दिया, बट उसमें ब्रेक भी तो है कि हाँ जब ज़्यादा हो रहा है तो रोक लगा देना है। तो वो पार्लियामेंट्री और जुडिशियल कंट्रोल्स फॉलोइंग दिस अल्ट्रा वायर डॉक्ट्रिन्स करते हैं टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड टू prevent the misuse of the power. Moving forward with governing the modern state, that means it's a concluding thing कि why delegated legislation is important. ये इतना important इसलिए है क्योंकि देखो, you need the expertise, you need the enabling detail, you need the timely governance. So in this case it is necessary, it is efficient, it is expert driven, it is flexible. but इसका मतलब ये नहीं है कि accountability खत्म कर दो। दिस मीन्स कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है, बट पार्लियामेंट के करे हुए काम का एक एक्सटेंशन है। यू आर एक्सपैंडिंग समथिंग जो पार्लियामेंट से आई है, बट उसको और प्रॉपर कर रहे हो जिससे उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाए। सो इन दैट केस हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसके थ्री पिलर्स हैं, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी अगर मैनेज करनी है तो देयर आर थ्री पिलर्स: पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स टू प्रोवाइड अ चेक ओवर द डेलीगेटेड पावर। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट क्या करेगी? स्क्रूटनी कमिटीज, रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स विल चेक दैट वेदर द डेलीगेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ दैट पेरेंट एक्ट और नॉट। तो पार्लियामेंट चेक लगाती है कि जो लॉ उसके थ्रू पास हुआ है क्या उस चीज़ पे प्रॉपर फॉलोअप लिया गया है या नहीं लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे कोर्ट स्ट्राइक डाउन करते हैं उन लॉज को विच आर अगेंस्ट द अथॉरिटी, विच आर नॉट लीगल और विच आर अगेंस्ट द अथॉरिटी गिवन बाय द पेरेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, विच मीन्स द गवर्नमेंट रिमेन्स आंसरेबल टू द सिटीजन्स एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो whether you are having the speed or expertise, that never come at the cost of accountability. So whenever the law demands it, the government is always answerable to the citizens and elected members. So you know that delegated legislation is a indispensable feature of modern administrative society, क्योंकि गवर्नमेंट को इनेबल करती है टू टेक द डिसीजंस very quickly, respond quickly, efficiently for complex social, economic and technological challenges जो कि मॉडर्न गवर्नेंस में आते ही है। बट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ट्रांसफर होती है लॉ मेकिंग पावर्स फ्रॉम लेजिस्लेचर टू एग्जीक्यूटिव, इसीलिए स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स लगाना पड़ता है जिससे उसका मिसयूज ना हो। स्ट्रिक्ट सेफगार्ड वही हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल रिव्यू एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जो कि आपके रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करेंगे, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को प्रिजर्व करेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को भी कैरी ऑन करते हैं। टू कंक्लूड दिस, these are the various mechanisms which play a very crucial role in accountability and prevention of abuse of power. So, understanding this balance between efficiency and control is very essential for appreciating the functions of modern administrative law. So thank you for watching this video. If you found this explanation helpful, please like the video, share it with your friends and fellow law students, and subscribe to the channel for more lectures on administrative law and other legal subjects. Feel free to post your questions in the comment section. See you in the next video. Happy learning.